हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री के रिवीजन लेक्चर सीरीज में ये अगला लेक्चर है। पिछले लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस लेक्चर को भी ज़रूर देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए मुगल साम्राज्य के पतन की बात हमने कर ली है। इसमें बात करने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में। देखिए एक एक करके सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए मुगल साम्राज्य के पतन के क्रम में स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों का भी उदय होता है, तो इनको भी थोड़ा सा जान लीजिए। मैं हल्का सा बता देता हूँ। देखिए 3 तरह के राज्यों का उदय होता है। स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों की बात की जाए तो मुगल साम्राज्य के पतन के क्रम में मुख्य रूप से 3 तरह के स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है। एक तो होते हैं उत्तराधिकारी राज्य, एक नवीन राज्य और एक स्वतंत्र राज्य। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये मुगल साम्राज्य हो गया। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत बहुत सारे प्रांत हैं, तो मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी निष्ठा को बरकरार रखते हुए, मुगल साम्राज्य की जो अधीनता थी उसको मानते हुए, अधीनता कहने का मतलब नाम मात्र की अधीनता, जो पहले मुगल साम्राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, उस प्रत्यक्ष नियंत्रण से छूटते हुए अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में रहते हुए नाम मात्र का, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं इन बातों को। तो मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी निष्ठा को बरकरार रखते हुए स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उन राज्यों को क्या बोला गया? उत्तराधिकारी राज्य। फॉर एग्जाम्पल ये ध्यान रख लीजिएगा, हैदराबाद। तो हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया जाता है किसके द्वारा? किसके द्वारा? नाम ध्यान रख लीजिएगा, निजामुल मुल्क। ये मैं बता भी चुका हूँ, नोट्स में आप देख भी लेंगे और पिछला वीडियो आप देखेंगे उसमें भी आपको मिल जाएगा, पिछला लेक्चर देखेंगे उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो हैदराबाद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है स्वतंत्र राज्य के रूप में? निजामुल मुल्क, जिसको चिनकलिज खान के नाम से जाना जाता है। बंगाल की बात की जाए तो बंगाल को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया जाता है किसके द्वारा? मुर्शिद कुली खान के द्वारा। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। अवध की बात की जाए तो सादत अली खान के द्वारा अवध राज्य की स्थापना की जाती है स्वतंत्र राज्य के रूप में। तो ये सारी बातें हैं। हाँ, तो ये तो उत्तराधिकारी राज्य हो गए। मुगल जो सत्ता थी, मुगल जो साम्राज्य था, उनके प्रति अपनी निष्ठा को बरकरार रखते हुए बिना त्यागे उत्तराधिकारी राज्य की स्थापना होती है। स्वतंत्र राज्य की बात की जाए तो मुगल साम्राज्य के पतन के क्रम में मुगल साम्राज्य की बात की जाए तो उनका नियंत्रण बहुत सारे प्रांतों पर कम होने लगता है। नियंत्रण की कमी की वजह से नए राज्य बनने लगते हैं, जैसे मैसूर हो गया, केरल हो गया, राजपूत राज्य हो गए। तो ये सारी बात। और नवीन राज्य की बात की जाए तो ये पूरी तरह से मुगलों का विरोध करते हुए, चुनौतीपूर्ण तरीके से चुनौती देते हुए नए राज्य की स्थापना करते हैं, जैसे मराठा राज्य हो गया, सिख, जाट एवं अफगान। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम्पल के रूप में ध्यान रख लीजिएगा। ये सब उत्तराधिकारी राज्य कौन कौन? हैदराबाद, बंगाल, अवध, एग्जाम्पल के रूप में। नवीन राज्य की बात की जाए तो मराठा, सिख, जाट, अफगान। स्वतंत्र राज्य की बात की जाए तो मैसूर, केरल एवं राजपूत राज्य। तो एग्जाम्पल्स के रूप में आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात कर लेते हैं। एक एक करके सारी बातों को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इनके आगमन की बात की जाए, आखिर इनका आगमन होता क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है, एक एक करके जितने भी प्रमुख कारण हैं उनको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये पुनर्जागरण का मतलब समझा देता हूँ। पुनर्जागरण, ये नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। पुनर्जागरण मतलब फिर से जागरण, पुनः जागरण, फिर से जागरण। असल में होता ये है, यूरोप का ही ले लीजिए, ऐसा माना जाता है कि मध्यकाल में चारों तरफ नेगेटिविटी फैल रही थी, सांस्कृतिक रूप से पतन हो रहा था, क्रिएटिविटी नाम की चीज़ खत्म हो गई थी। लेकिन फिर से लोग जागते हैं। 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य में लोग जागते हैं। नई नई मशीनों की खोज होती है, नई नई किताबें लिखी जाती हैं, सांस्कृतिक रूप से उद्भव होता है, धार्मिक रूप से उद्भव होता है। तो इसलिए इनको पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नई नई मशीनों की खोज हो रही है तो कच्चे माल की आवश्यकता होगी। अब देखिए पुनर्जागरण का उदय होता है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। कच्चे माल की आवश्यकता होगी, नई नई मशीनों की खोज हो रही है तो कच्चे माल की आवश्यकता होगी। कच्चे माल की प्राप्ति के लिए इन्हें इधर उधर जाना ही पड़ेगा। अगर इनके यहाँ कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है तो कच्चे माल की कमी इनके यहाँ क्यों हो रही थी? क्योंकि वो ठंडा प्रदेश है। वहाँ पर कृषि की बात की जाए तो मुश्किल से 3-4 महीने ही कृषि हो पाती है, ठीक है। तो कच्चे माल की कमी होगी ही, तो कच्चे माल की आवश्यकता की वजह से आगमन होता है। हाँ देखिए कृषि की बात की जाए तो कृषि में निवेश कम लाभ वाला सिद्ध होना, ठीक, निश्चित रूप से कम लाभ वाला सिद्ध होगा। नवीन बाजारों की प्राप्ति, जब माल तैयार कर रहे हैं, मशीनों की खोज हुई है तो प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए बाजार तो चाहिए ही। तो नवीन बाजारों की प्राप्ति एवं विस्तार के लिए, हाँ, पूर्व की जो धन संपदा थी इसके प्रति वो आकर्षित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ये सारी बातें आप जानते हैं। उसके बाद ईसाई मत के प्रसार की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। आपको पता है कि यूरोपीय कंपनियों के साथ ईसाई मिशनरियाँ भी आती थी ईसाई मत के प्रसार करने के लिए, ठीक है, प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ये सारी बातें हैं। यूरोप में जो पुरातन व्यवस्था थी, सामंतवाद था, उसके स्थान पर नवीन व्यवस्था अर्थात पूंजीवाद की स्थापना होती है। तो ये सारी बातें हैं। आप मैंने जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो सकते थे उनको यहाँ पर नोट डाउन कर दिया, आप रिवीजन के क्रम में देखते रहिएगा। हाँ चलिए एक एक करके जो भी आगमन का क्रम है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये क्रम ध्यान रख लीजिएगा कि सबसे पहले कौन आते हैं। पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में भी यही जाते हैं। तो आगमन के क्रम की बात की तो सबसे पहले कौन आते हैं भारत में? पुर्तगाली। फिर कौन आते हैं? डच, फिर अंग्रेज,
फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, ये क्रम ध्यान रख लीजिएगा। बट कंपनी की स्थापना की बात की जाए, कंपनी स्थापना के क्रम की बात की जाए तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी की स्थापना होती है, आगमन भी इन्हीं का होता है। तो चलिए ये तो आप आसानी से ध्यान रख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पुर्तगाली के बाद डच आते हैं। बट कंपनी की बात की जाए तो अंग्रेजी कंपनी की स्थापना पहले होती है, डच से पहले होती है, ठीक है ना, 1600 में। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद डच कंपनी की स्थापना होती है, उसके बाद डेनिश कंपनी की स्थापना होती है, फिर फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है। तो आगमन का क्रम और जो कंपनी की स्थापना का क्रम है इनको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद यूरोपियों के द्वारा जो प्रथम फैक्ट्री की स्थापना होती है, कहाँ होती है, कब होती है, ये देख लेते हैं। उसके बाद हम और भी फैक्ट्रियाँ हैं उनको भी देखेंगे। जब मान लीजिए पुर्तगाली की बात करेंगे तो पुर्तगालियों की जब बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर मैंने बात की ही है, तो वहाँ पर हम देख लेंगे इसके अलावा ही, प्रथम फैक्ट्री के अलावा भी। बट प्रथम फैक्ट्री इंपॉर्टेंट है, ये तो जरूरी ध्यान रख लीजिएगा। तो प्रथम फैक्ट्री की स्थापना जो होती है, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री केरल के कोचीन में स्थापित होती है 1503 में, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। डच फैक्ट्री की बात की जाए तो इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई, मसूलीपट्टनम में, ये आंध्र प्रदेश में है, 1605 में। अंग्रेजों की बात की जाए तो इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई, मसूलीपट्टनम में, अस्थायी रूप से 1611 में अस्थायी रूप से इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। उसके बाद स्थायी रूप से 1613 में सूरत में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री स्थापित की। ठीक, तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे। हाँ, किनकी अनुमति से फैक्ट्री स्थापित होती है, ये सारी चीज़ें हम जब अलग अलग डिस्कस करेंगे ना, पुर्तगालियों को अलग से बात करेंगे, डच की अलग से बात करेंगे, अंग्रेज की अलग से बात करेंगे, अभी बात करने वाले हैं तो उसमें देख लेंगे। अभी फिलहाल प्रथम फैक्ट्री को देख लीजिए। हाँ, डेनिश की जो प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुई कहाँ पर, तमिलनाडु के ट्रावनकोर में स्थापित होती है 1620 में। और फ्रांसीसियों की जो प्रथम फैक्ट्री स्थापित होती है कहाँ पर, सूरत में, 1628 में, सूरत, गुजरात। उसके बाद एक एक करके हम चलिए पुर्तगालियों से शुरू करते हैं। पुर्तगालियों की बात की जाए तो अब देखिए भारत की तरफ आगमन जो होता है कैसे होता है। समुद्री मार्ग की जो खोज होती है, सबसे पहले तो पुर्तगालियों के द्वारा ही समुद्री मार्ग की खोज होती है भारत की तरफ, ठीक है। देखिए इसके पहले भी पूर्व से व्यापार हो रहा था। जो भी यूरोपीय थे उनका व्यापार पूर्व से पहले भी हो रहा था, बट स्थल मार्ग से हो रहा था। समुद्र मार्ग की खोज पुर्तगालियों के द्वारा की जाती है। स्थल मार्ग से जब हो रहा था, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए यूरोप है, इधर की तरफ पूर्व, ये एशिया हो गया, इधर मान लीजिए साउथ अफ्रीका है, ये नीचे वाला पार्ट बना दिए साउथ अफ्रीका है। तो ये स्थल मार्ग से इधर आ जाते थे। यहाँ पर जो तुर्की है ना, तुर्की में एक है कस्तुनतुनिया। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अरबों द्वारा अधिकार कर लिया जाता है, इस पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया जाता है। इसके बाद ये अरब जो है तो होते हैं ना, इनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। ये क्या करते हैं, अरब सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे, पूर्व से सस्ते दाम में चीज़ों को खरीदेंगे और यूरोपियों को महंगे दाम में बेचेंगे, मुनाफा कमाएंगे। तो ये रास्ता जब ब्लॉक कर दिया जाता है, उसके बाद जो यूरोपीय थे इनके द्वारा नए मार्ग की तलाश शुरू होती है। तो ये सारी बातें हैं। तो नए मार्ग की तलाश के क्रम में देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले बार्थो, ये ध्यान रख लीजिएगा, बार्थोलोम्यो डियाज की बात की जाए, बार्थोलोम्यो डियाज की, तो ये निकलता है, बट ये कहाँ तक पहुँचता है, केप ऑफ गुड होप तक ही पहुँचता है। उत्तरमाशा अंतरिप के नाम से आप जानते हैं। जो ये ऐसे बना देता हूँ, ये साउथ अफ्रीका का निचला हिस्सा है, साउथ अफ्रीका बोल रहा हूँ, अफ्रीका का निचला हिस्सा है। यहाँ पर है केप ऑफ गुड होप, तो यहाँ तक पहुँचता है, फिर वापस चला जाता है। कब पहुँचता है यहाँ पर, 1487 में। तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा, बार्थोलोम्यो डियाज केप ऑफ गुड होप तक आता है। उसके बाद देखिए सफलता किसको मिलती है, वास्को डिगामा को। 1498 में वास्को डिगामा पहुँचता है, कहाँ, केप ऑफ गुड होप पहुँचता है। यहाँ पर इसको एक मिलेगा गुजराती व्यापारी जिसका नाम क्या है, अहमद इब्न मजीद, इसकी हेल्प से वो पहुँच जाता है भारत, ठीक है। गुजराती पथ प्रदर्शक यहाँ मैंने लिख ही दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ध्यान रख लीजिएगा। वास्को डिगामा 1498 में, मतलब समुद्री मार्ग की खोज की जाती है, भारत की समुद्री मार्ग की खोज भारत के लिए। तो भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की जाती है वास्को डिगामा के द्वारा, अहमद इब्न मजीद की सहायता से। ये गुजराती पथ प्रदर्शक होता है, इसकी सहायता से खोज की जाती है। और जब ये भारत पहुंचता है तो कालीकट के शासक जमोरिन के द्वारा इसका स्वागत किया जाता है। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा कि काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाता है, 60 गुना अधिक। ये बात फिर फैलती है यूरोप में, फिर बहुत सारे यूरोपीय थे उनका ध्यान इधर की तरफ आकर्षित होता है। चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं। वास्को डिगामा के बाद, चलिए वास्को डिगामा तो आकर चला गया, फिर वो आता है, बट हम अब बात कर लेते हैं जो पुर्तगाली गवर्नर है ना, उनकी बात कर लेते हैं। 1498 में वास्को डिगामा के द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की खोज कर दी गई थी।
असल में स्पेन, यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये खोज की बात की जाए ना तो वास्को डी गामा ये पुर्तगाल का था। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की जाती है वास्को डी गामा के द्वारा। कोलंबस की बात की जाए जो कि स्पेन का था, ये भी भारत की खोज के लिए निकला था, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकला था, बट ये कहाँ पहुँच जाता है? अमेरिका। ये ध्यान रख लीजिएगा, अमेरिका की खोज गलती से ही होती है, बट कोलंबस के द्वारा होती है अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज। ठीक है। कैप्टन कुक की बात की जाए, ये ब्रिटेन का था, तो ये ऑस्ट्रेलिया की खोज करता है। तस्मान अर्थ एक सेकंड, तस्मान की बात की जाए, ये हॉलैंड का था, तो ये वान डिमन्स लैंड और न्यूजीलैंड की खोज करता है। वान डिमन्स लैंड जिसको तस्मानिया के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी बातें भी आप ध्यान रख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखा दिया है। चलिए हम बात कर लेते हैं पुर्तगालियों के जो गवर्नर थे उनकी। तो पुर्तगाली यहाँ पर आ जाते हैं वास्को डी गामा की वजह से। फिर पुर्तगालियों की तरफ से फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की बात की जाए तो ये भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर होता है, 1505 में इसकी नियुक्ति होती है। ठीक है। हाँ, ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादक कौन है? ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ही है। ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? क्योंकि जो समुद्र था वो नीला ही होता है ना, जल नीला होता है। इनका ये ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत इनका रूल ये था, इनकी नीति ये थी कि समुद्र पर आधिपत्य स्थापित कर लिया जाए। समुद्र पर अगर आधिपत्य स्थापित कर लिया, फिर पूर्व की तरफ व्यापार जो है उस पर एक अधिकार अपना रहेगा। ये पुर्तगालियों का मानना था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की बात की जाए तो इन्होंने समुद्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत। बाकी आप ध्यान रख लीजिएगा, फ्रांसिस्को आना तो समुद्र के रास्ते से ही था ना, इसीलिए समुद्र पर आधिपत्य स्थापित करना जरूरी था। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी जो है ये इसका प्रतिपादक कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो 1505 से 1509 तक ये रहता है। उसके बाद अल्फांसो की बात की जाए, अल्फांसो द अल्बुकर्क, ये देखिए, ये गवर्नर के रूप में नहीं आता है, ये स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में आता है 1503 में। तो ये बात भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, ये दूसरा गवर्नर बनता है 1509 में। कब तक रहता है? 1515 तक। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और ये ध्यान रख लीजिएगा कि बीजापुर का जो शासक था यूसुफ आदिल शाह, इससे युद्ध करके गोवा छीन लेता है 1510 में। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और अल्फांसो द अल्बुकर्क की बात की जाए तो इसने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई। और भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाता है? पुर्तगाली ये अल्फांसो द अल्बुकर्क को ही माना जाता है। अच्छा, एक बात कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि ये जो वास्को डी गामा था 1498 में तो आया ही, फिर जाकर दोबारा कब आता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं भी जानते होंगे तो आप कैसे भी खोज के बताइए, बट बताइएगा जरूर। चलिए, उसके बाद नीनो डी कुन्हा की बात कीजिए, अगले गवर्नर। अगला मतलब जो इंपॉर्टेंट गवर्नर है उनका मैंने नाम लिख दिया है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नीनो डी कुन्हा की बात की जाए तो ये गवर्नर बनता है 1529 में। हाँ, तो नीनो डी कुन्हा से संबंधित जो महत्वपूर्ण बात है ये ध्यान रख लीजिएगा कि इसने मुख्यालय, पुर्तगालियों का जो मुख्यालय था भारत में, कोचीन में पहले था, कोचीन से कहाँ कर दिया? गोवा कर दिया। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा 1530 में। ये डेट याद ना रहे, ईस्वी ना याद रहे, फिर भी आप ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, कोचीन से कहाँ कर देता है? गोवा कर देता है, जो पुर्तगालियों की राजधानी थी भारत में। उसके बाद इस गवर्नर की बात की जाए, इसका क्या नाम है? मार्टिन अल्फांसो डिसूजा की बात की जाए तो इसके साथ एक प्रख्यात जेसुइट संत आता है, कौन? फ्रांसिस्को जेवियर का भारत आगमन होता है। किस गवर्नर के काल में? कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था? मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। तो ये सारी बातें हैं, आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद चलिए पुर्तगालियों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें, जैसे प्रथम फैक्ट्री की बात हमने कर ली है, प्रथम फैक्ट्री या फिर दुर्ग की बात की है हमने अब पहले ही। पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित होती है? कोचीन में होती है 1503 में। किसके द्वारा होती है? अल्बुकर्क के द्वारा। ये बात जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि इस समय अल्बुकर्क की बात की जाए तो ये गवर्नर बनता है 1505 में, बट 1503 में जब स्थापना होती है प्रथम फैक्ट्री की, उस समय अल्बुकर्क गवर्नर नहीं था। तो ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। दूसरी फैक्ट्री की बात की जाए तो दूसरी फैक्ट्री स्थापित होती है 1505 में कन्नूर में, केरल कन्नूर में स्थापित होती है। हाँ, पुर्तगालियों के द्वारा अन्य जो महत्वपूर्ण फैक्ट्रियाँ थीं जिनकी स्थापना होती है, कहाँ पर स्थापित होती है, इनको देख लीजिए किनकी अनुमति से। जैसे ये देख लीजिए, बंगाल का शासक जो महमूद शाह था, इसकी अनुमति से ये फैक्ट्री स्थापित करते हैं। कहाँ पर? चटगांव और सतगांव में। अकबर की अनुमति से ये हुगली में फैक्ट्री स्थापित करते हैं। शाहजहां की अनुमति से ये बुंदेल में फैक्ट्री स्थापित करते हैं। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद देख लीजिए, ये ध्यान रख लीजिएगा कि ये समुद्र में डकैती लूटमार भी करते थे, लूटपाट करते थे। तो बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर लिखा है मैंने, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली को इन्होंने केंद्र बनाया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा, हुगली को इन्होंने केंद्र बनाया बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए, ठीक है ना, लूटपाट करने के लिए। उसके बाद बात की जाए कि
हुगली स्थित जो इनकी बस्ती थी, पुर्तगाली बस्ती थी, इसको पूरी तरह किस मुगल बादशाह के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है? तो ये शाहजहां के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है 1632 में। तो ये सारी बातें आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि पुर्तगालियों की बात कीजिए तो ये सबसे पहले आने वाले थे, मतलब 1498 में भारत आते हैं और सबसे अंत में ये जाते हैं भारत से। कब? 1961 में ये जाते हैं। तो सबसे पहले आने वाले तथा सबसे अंत में जाने वाली यूरोपीय शक्ति है कौन? पुर्तगाली। तो ये इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात कीजिए, हाँ, राजकुमार हेनरी की बात कीजिए तो देखिए ये नाविक था, पुर्तगाल का था ये। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। इसने पूरा जीवन भारत को जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज में समर्पित कर दिया था। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, राजकुमार हेनरी। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है। खोज भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा के द्वारा, ये पुर्तगाल का था, वास्को डी गामा के द्वारा होती है। कोलंबस के द्वारा अमेरिका, कैप्टन कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया और तस्मान के द्वारा न्यूजीलैंड और वांडीमन्स लैंड अर्थात तस्मानिया। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आखिर पुर्तगालियों के पतन के कारण क्या थे, इनका पतन हो क्यों जाता है। तो सबसे पहले तो देखिए, बाकी सारी चीज़ें तो आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, बट ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा स्पेन के पतन के कारण इनका पतन हो जाता है। असल में होता ये है कि 1580 में पुर्तगाल जो है ये स्पेन के राजा के साथ जुड़ जाता है और स्पेन के पतन के साथ इनका भी पतन हो जाता है। तो ये बात जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा कारण ये है कि पुर्तगाल का जो सम्राट था वो निरंकुश था और ये पुर्तगाली जो कंपनियां थी इस पर भी नियंत्रण राजा का ही था। जिस प्रकार अंग्रेजी कंपनियों को स्वायत्ता मिली हुई थी, स्वतंत्रता मिली हुई थी, वैसे इनको नहीं मिली हुई थी। ठीक, तो सम्राट निरंकुश था। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, भारतीय शासकों एवं जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता, मतलब जबरन ये धर्म परिवर्तन कर रहे थे, ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्म प्रचार किया जा रहा था, उसी क्रम में जबरन धर्म परिवर्तन भी किया जा रहा था। तो ये सारी बातें हैं, आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये बात आप ध्यान रख सकते हैं कि मुख्य रूप से ये व्यापार तक ही सीमित थे, राजनीतिक इच्छा शक्ति का इनमें अभाव था, राजनीतिक रूप से इन्होंने ज़्यादा हाथ पांव नहीं चलाया। उसके बाद अन्य पश्चिमी शक्तियों से प्रतिस्पर्धा करने में ये अक्षम थे, चाहे आर्थिक रूप से बात की जाए या फिर राजनीतिक रूप से। राजनीतिक रूप से तो आप समझ ही गए होंगे। ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि डकैती एवं लूटमार को नीति का भाग बनाया इन्होंने, डकैती एवं लूटमार की नीति को, जिसकी वजह से भारतीयों की नज़र में ये खटकने लगे थे। देखिए शाहजहां ने तो 1632 में पूरी तरह से पुर्तगाली बस्ती को ही नष्ट कर दिया था। ठीक, तो ये सारी बातें हैं, डकैती एवं लूटमार की नीति को इन्होंने भाग बनाया था। एक बात ये हो गई। ब्राज़ील की खोज की वजह से ये ब्राज़ील की तरफ शिफ्ट हो गए। ठीक, तो एक बात ये हो गई, ब्राज़ील की खोज और स्पेन का पतन, ये दोनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद पुर्तगाली व्यापारियों पर राजा का अत्यधिक नियंत्रण था। तो ये मैं शुरू में ही बता चुका हूँ, तो ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा। जिनको हाईलाइट किया उनको तो जरूर ही ध्यान रख लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें कॉमन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब पूरी यूरोपीय कंपनियों को आप पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप सारी बातों को समझ जाएंगे। बाकी ये 3 बातों पर जरूर फोकस रख लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए, समाज में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व बढ़ता है। ठीक है, और जो समाज में कुलीन वर्ग का, यूरोप की बात की जाए तो पुर्तगालियों में समाज में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व बढ़ता है और जो व्यापारी थे उन पर ध्यान कम हो जाता है। ठीक, तो ये सारी बातें हैं, इस वजह से पुर्तगालियों का पतन होने लगता है भारत में। और डचों की बात की जाए तो ये बात आप आसानी से समझ सकते हैं कि अंग्रेज, फ्रांसीसी और पुर्तगालियों की तुलना में भारत में उपस्थिति की बात की जाए तो डचों की उपस्थिति कम रही। आपको पता है कि अंग्रेज जो थे ये भारत पर लगभग 200 साल तक शासन किए। पुर्तगालियों की बात की जाए तो ये सबसे पहले आते हैं और सबसे लेट से जाते हैं। फ्रांसीसियों की बात की जाए तो ये भी काफ़ी समय तक भारत में रहते हैं। ठीक, तो ये सारी बातें हैं, ये बात आप आसानी से समझ सकते हैं। डचों की जो प्रथम फैक्ट्री स्थापित होती है ये कब होती है? 1605 में। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। दूसरी फैक्ट्री जो स्थापित होती है ये कहाँ पर होती है? तमिलनाडु के पुलिकट में। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, 1610 में। ईस्वी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप जगह का नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, पुलिकट की बात की जाए तो एक और बात ध्यान रख लीजिएगा कि डचों का सबसे प्रमुख केंद्र था पुलिकट, मतलब इनका जो मुख्यालय था वो कौन सा था? पुलिकट था। तो ये बात भी आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इनकी अन्य जो फैक्ट्रियाँ स्थापित होती है कहाँ कहाँ होती है, डेट ध्यान रखना जरूरी नहीं है, इसलिए ध्यान रखना जरूरी नहीं है, बस रिवीजन के क्रम में ये नाम पढ़ते रहिएगा। मान लीजिए कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कहाँ पर डचों के द्वारा फैक्ट्री स्थापित नहीं की गई। ठीक है, तो ये नाम आप पढ़ते रहेंगे ना, रिवीजन के क्रम में 2-4 बार पढ़े रहेंगे तो ऑप्शन देकर चीज़ें याद आ जाएंगी। ठीक, आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो अन्य फैक्ट्रियों में जैसे सूरत में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की, बिमल्लीपट्टनम, करिकास, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नागापट्टनम, कोचीन आदि। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, आप रिवीजन के क्रम में देखते रहिएगा। उसके बाद देख लीजिए 1632 में इन्होंने हुगली से पुर्तगालियों को बाहर भगा दिया हुगली से। और 1658 की बात कीजिए तो श्रीलंका से पुर्तगालियों को बाहर कर देते हैं। ठीक है, हुगली से कब? 1632 में। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, हुगली, बंगाल। उसके बाद बात करते हैं, हाँ ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि शोरे के निर्यात, शोरा आपको पता है
शोरा को बारूद बनाने में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो बारूद बनाने में इसका प्रयोग किया जाता था शोरे को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। शोरे के निर्यात व्यापार को बहुत प्रोत्साहित किया गया था। किनके द्वारा? डचों के द्वारा बहुत प्रोत्साहित किया गया था। तो ये सारी बातें। हाँ, 3 आंग्ल डच युद्ध होते हैं। कहाँ पर होते हैं? यूरोप में होते हैं। 3 अंग्रेजों और डचों के बीच युद्ध होते हैं। कहाँ पर? यूरोप में होते हैं। पराजित कौन होता है? डच पराजित होते हैं। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट बात ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बेदरा का जो युद्ध होता है, ये इसमें भी ध्यान रख लीजिएगा। 1759 में बेदरा का युद्ध होता है। इनके बीच में होता है, अंग्रेजों और डचों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें पराजित कौन होते हैं? डच पराजित होते हैं। उसके बाद भारत में जो इनकी रहने की महत्वाकांक्षाएं होती है कि ये करेंगे, ऐसे व्यापार करेंगे, ये महत्वाकांक्षाएं जो है ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिएगा। बेदरा का युद्ध जरूर ध्यान रख लीजिएगा। 1759 में डच इसमें पराजित होते हैं। अंग्रेजों और डचों के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो ये सारी बातें हैं। अंग्रेजों की बात की जाए तो देखिए, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ये नाम ध्यान रख लीजिएगा। इनके द्वारा एक चार्टर जारी किया जाता है, अधिकार पत्र जारी किया जाता है। कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ये ध्यान रख लीजिएगा, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इस अधिकार के द्वारा, इस चार्टर के द्वारा, अधिकार पत्र के द्वारा क्या किया जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1600 ईस्वी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसको पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है। कितने वर्ष के लिए अधिकार मिलता है? 15 वर्ष के लिए अधिकार मिलता है। तो ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि प्रारंभ में इनको कितने वर्ष के लिए अधिकार मिलता है? पहली बार जो चार्टर जारी किया जाता है 15 वर्ष के लिए। इंपॉर्टेंट बात है, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद नवीन चार्टर जारी किया जाता है, नवीन अधिकार पत्र जारी किया जाता है। कब? 1609 में। उसके बाद इनका जो टाइम पीरियड है, शुरू में 15 वर्ष के लिए इनको अधिकार मिला था। उसके बाद क्या किया जाता है? 1609 में जो चार्टर जारी किया जाता है, चार्टर जारी करने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, पूर्व के साथ व्यापार करने का जो अधिकार इनको मिलता है, अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया जाता है टाइम को। ठीक, तो ये बात जरूर ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, उसके बाद बात करते हैं 1609 में। देखिए क्या होता है 1609 में। विलियम हॉकिंस जो है, ये जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। जहांगीर के दरबार में कहाँ पहुंचता है? ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, आगरा में पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद 1615 में थॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचता है और जहांगीर की अनुमति से आगरा, अहमदाबाद और बड़ौच में फैक्ट्री स्थापित की जाती है। तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। और देखिए, पहली फैक्ट्री की बात की जाए अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों के द्वारा अस्थायी रूप से मसूलीपट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में है, अस्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित की जाती है 1611 में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन 1613 में सूरत में पहली इनकी स्थायी फैक्ट्री स्थापित होती है। 1613, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित होती है स्थायी रूप से। उसके बाद ये बात भी आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, 1612 ईस्वी में कैप्टन थॉमस बेस्ट के द्वारा पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त की जाती है। पुर्तगालियों को ये हराता है कहाँ पर? स्वाली में। ये नोट्स में आप देख लीजिएगा अच्छे से, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्वाली जो कि सूरत के पास है, गुजरात में। ठीक, तो यहाँ पर स्वाली का जो युद्ध होता है, इसमें कैप्टन थॉमस बेस्ट, ठीक, ये पुर्तगालियों को हराता है। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। 1613 में प्रथम स्थायी फैक्ट्री स्थापित होती है, ये तो मैं बता चुका हूँ। एक ये भी बात ध्यान रख लीजिएगा, 1630 ईस्वी में मैड्रिड यूरोप में मैड्रिड की संधि होती है पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में। तो इस संधि के पश्चात पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच की जो शत्रुता होती है वो समाप्त हो जाती है। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, ये बात आपको नोट्स में आगे मिल जाएगी। उसके बाद देखिए 1661 में 1661 में इंग्लैंड के सम्राट, जिनका नाम क्या है? चार्ल्स द्वितीय, और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन, इनके बीच क्या हो जाता है? इन दोनों के बीच शादी हो जाती है। और शादी में पुर्तगाल जो है दहेज में क्या दे देता है? मुंबई दे देता है, बम्बई, उस समय बम्बई कहा जाता था। तो बम्बई को दहेज में दे देता है, किसको? चार्ल्स द्वितीय को। चार्ल्स द्वितीय क्या करता है? 10 पाउंड वार्षिक किराया पर इस बम्बई को किसको दे देता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि इनका प्रमुख केंद्र बनता है बम्बई। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं 1687 में। 1687 में देखिए सूरत से, हाँ, बम्बई मुख्यालय इनका हो जाता है, इनका अंग्रेजों का, सूरत से बम्बई। पहले सूरत मुख्यालय था, फिर क्या हो जाता है? बम्बई हो जाता है। अभी मैंने बताया अभी आपको। उसके बाद देख लीजिएगा 1691 में औरंगजेब के द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है। उस फरमान के द्वारा एक निश्चित वार्षिक राशि के बदले बंगाल में चुंगी रहित, मतलब शुल्क मुक्त चुंगी रहित व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी जाती है 1691 में औरंगजेब के फरमान के द्वारा। कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक है फरुख सियर का 1717 का फरमान, ये हम देखने वाले हैं, अभी थोड़ा सा वेट कीजिएगा। उसके बाद हाँ, ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, सूतानाती, गोविंदपुर और कलिकत्ता, ये 3 गांव हैं। सूतानाती, गोविंदपुर और कलिकत्ता, इन तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना की जाती है।
कलकत्ता जो शहर है इसका जन्म होता है, कलकत्ता जो शहर है इसकी स्थापना की जाती है किसके द्वारा? जॉब चौरनॉक के द्वारा, जॉब चौरनॉक के द्वारा। ये जो है ना, ये कासिम बाजार जो फैक्ट्री है वहां का प्रमुख था। कौन? जॉब चौरनॉक। तो इसके द्वारा सुतानती, गोविंदपुर और कलकत्ता गांव को मिलाकर, तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता शहर की स्थापना की जाती है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, सुतानती, गोविंदपुर और कलिकत्ता। ठीक है, किसके द्वारा? जॉब चौरनॉक के द्वारा। तो जॉब चौरनॉक की बात की जाए तो ये कलकत्ता का अंग्रेज संस्थापक है। फ्रांसिस डे की बात की जाए तो ये मद्रास का अंग्रेज संस्थापक है। और गैरोल अंगियार की बात की जाए तो ये बंबई का अंग्रेज संस्थापक है। तो ये सारी बातें हैं, आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद हम देख लेते हैं, हाँ, 1717 के फरमान की बात कर लेते हैं। 1717 के फरमान की बात की जाए तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? फर्रुखसियर के द्वारा जारी किया जाता है। इसको 1717 के फरमान या फिर शाही फरमान के नाम से भी जाना जाता है। इस फरमान के द्वारा कंपनी को कौन कौन से विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं? देखिए, जो भी प्रमुख बातें हैं ना, उनको मैंने उन बातों को यहाँ पर लिख दिया है। कोई अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इन बातों को स्टेटमेंट्स के रूप में यूज किया जा सकता है। तो रिवीजन के क्रम में इन बातों को आप जरूर देखते रहिएगा। कोई क्वेश्चन पूछा भी जाता है इनसे तो ऑप्शन देकर चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। एलिमिनेशन मेथड से आप आसानी से सही आंसर को टिक कर पाएंगे। देखिए, कंपनी को जो विशेषाधिकार मिलते हैं, एक तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि कलकत्ता के आसपास के और अधिक क्षेत्रों में राजस्व वसूली के अधिकार इनको मिल जाते हैं। उसके बाद ये देख लीजिए कि सूरत के सभी प्रकार के करों, सभी प्रकार के टैक्सेस से मुक्ति इनको मिल जाती है। लेकिन इनको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 10,000 रुपये सालाना इनको रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, 10,000 रुपये सालाना राशि के बदले इनको सूरत के सभी करों से मुक्ति मिल जाती है। वैसे ही 3,000 रुपये सालाना राशि के बदले बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की छूट मिल जाती है कंपनी को, लेकिन इनको 3,000 रुपये देने पड़ेंगे मुगल सम्राट को। तो ये बातें हैं, आप ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, उसके बाद ये ध्यान रख लीजिएगा कि बंबई में ढाले गए जो कंपनी के द्वारा सिक्के थे, जो ये कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके द्वारा जो सिक्के ढाले जा रहे थे बंबई में, वो सिक्के मुगल साम्राज्य में वैध होंगे, इस फरमान के द्वारा वैध हो गए। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। ओवरऑल बात की जाए समग्र रूप से, तो ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में कंपनी के लिए विशेषाधिकार सुनिश्चित किए जाते हैं इस फरमान के द्वारा। तो ये सारी बातें हैं, आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि अंग्रेजी शासनकाल में अफीम हेतु जो प्रसिद्ध भारतीय राज्य था वो कौन था? बिहार। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये देख लीजिए 1630 में, हाँ ये मैंने अभी बात की ही थी, 1630 में अंग्रेजों और पुर्तगालियों की शत्रुता समाप्त हो जाती है। किस संधि के पश्चात? मैड्रिड संधि के पश्चात इनकी शत्रुता समाप्त हो जाती है। शत्रुता समाप्त होने के बाद, हाँ ये बात आप देख लीजिए, 1795 में डचों को भारत से ये पूरी तरह से बाहर ही कर देते हैं। 1795 में कौन? अंग्रेज। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद हाँ, चार्ल्स आयर की बात की जाए तो चार्ल्स आयर की बात करें तो ये कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम है ना, फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक है। ठीक है, चार्ल्स आयर। तो ये सारी अंग्रेजों से संबंधित बातें हैं। बाकी और भी सारी बातें हैं, जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध, ये कर्नाटक युद्ध हो गया। कर्नाटक युद्ध कहने का मतलब आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध। तो ये सारे जो युद्ध है ना अंग्रेजों के साथ, इनको एक साथ हम देख लेंगे टेबल बनाकर, मतलब एक टेबल में, जहाँ पर आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी और रिवीजन करने में भी आसानी होगी, इसलिए उनको मैंने एक साथ रखा है। ठीक है, तो आप परेशान नहीं होइएगा। आगे हम बात कर लेते हैं, अंग्रेजों के बाद कौन आते हैं? अंग्रेजों के बाद आपको आ जाएंगे डेन आते हैं। बट देखिए, डेन की बात हमने पहले कर ली है। बहुत सारी बातें उनके, मतलब डेन से संबंधित बहुत सारी बातें नहीं हैं। जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो बातें हमने पहले कर ली है। हाँ, तो अब चलिए फ्रांसीसियों की बातें कर लेते हैं। देखिए, फ्रांसीसियों की बात की जाए तो 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक, 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का मतलब 1650 से पहले 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक मेडागास्कर आदि क्षेत्रों में व्यस्त थे। कौन? फ्रांसीसी। अफ्रीका के बगल में ये टापू है। ठीक है, तो मेडागास्कर आदि क्षेत्रों में व्यस्त है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए होता क्या है कि लुई 14वें जो कि फ्रांस के सम्राट थे, इनके मंत्री थे, उनका नाम क्या था? कोलबर्ट। इनके एक मंत्री थे जिनका नाम था कोलबर्ट। कोलबर्ट के द्वारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। कब? 1664 में, 1664 में। तो ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। लुई 14वें के जो मंत्री थे कोलबर्ट नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इनके द्वारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1664 में। उसके बाद देखिए क्या होता है 1667 में, मैंने सारी बातों को क्रम से ही लिखा है। 1667 में क्या होता है कि फ्रांसिस केरोन की अध्यक्षता में एक अभियान दल कहाँ पहुंचता है? भारत पहुंचता है। उसके बाद इनको अनुमति मिलती है कहाँ पर? फैक्ट्री स्थापित करने की, सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की। और प्रथम फैक्ट्री जो स्थापित होती है फ्रांसीसियों की, कहाँ पर होती है? सूरत में। कब? 1668 में, 1668 में। दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित होती है? मसूलीपट्टनम में, 1669 में। मसूलीपट्टनम आपको पता है कि वर्तमान में कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। तो ये सारी बातें हैं। इनके मुख्यालय की बात की जाए तो इनका मुख्यालय कहाँ था?
पौंडीचेरी इनका मुख्यालय था। उसके बाद 1693 में होता क्या है कि डच जो है फ्रांसीसियों को पराजित करते हैं और डचों के द्वारा पौंडीचेरी छीन लिया जाता है। लेकिन रिजविक की संधि के पश्चात 1697 में 1697 में रिजविक की संधि होती है। कहाँ पर? रिजविक जो है ये एक शहर है, कहाँ पर? डच में। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, हॉलैंड डच में रिजविक एक शहर है। रिजविक की संधि होती है 1697 में। उसके बाद इस संधि के तहत, इस संधि के पश्चात पौंडीचेरी को वापस लौटा दिया जाता है। किसको? फ्रांसीसियों को, फ्रांस को वापस लौटा दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं डुप्ले। डुप्ले के पहले जो गवर्नर थे, लास्ट में ये जो नाम है ना, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं समझने के लिए। देखिए 1720 से 1742 तक की बात की जाए तो फ्रांसीसियों के गवर्नर कौन थे? लिनोइर और ड्यूमा। लिनोइर और ड्यूमा, जो फ्रांसीसियों का मुख्यालय था पौंडीचेरी में, तो पौंडीचेरी के ये गवर्नर थे लिनोइर और ड्यूमा। आपको पता है जो फ्रांसीसियों का जो विस्तार था वो सब इन्हीं के अधिकार में था। लेकिन देखिए विस्तार की क्या बात की जाए, 1742 तक तो फ्रांसीसियों की बात की जाए तो इनकी जो नीति थी वो व्यापार तक ही सीमित थी। हाँ, 1742 में जब डुप्ले की नियुक्ति होती है एज ए गवर्नर, तो डुप्ले की नियुक्ति के पश्चात इनकी नीति बदलती है। मतलब 1742 के बाद, इसके बाद साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया जाता है। मतलब ये भी राजनीतिक रूप से अपना हाथ पांव फैलाना शुरू करते हैं। इसके पहले तो व्यापार तक ही ये सीमित थे। तो देखा जाए, डुप्ले की बात की जाए तो ये सर्वाधिक सफल फ्रांसीसी साबित होता है। बट होता क्या है कि अल्टीमेटली इसको वापस बुला लिया जाता है। बहुत ज़्यादा संघर्ष देकर फ्रांस के सम्राट के द्वारा इसको वापस बुला लिया जाता है। लेकिन ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, सर्वाधिक सफल फ्रांसीसी इसलिए क्योंकि देखिए भारत में यूरोपीय साम्राज्य की जो नींव रखी जाती है, यूरोपीय साम्राज्य की जो नींव रखी जाती है वो डुप्ले के द्वारा ही रखी जाती है। बाद में अंग्रेज भी जो थे ना, वो भी डुप्ले की जो नीति थी, डुप्ले की जो आइडियोलॉजी थी उसको फॉलो करते हैं। इसीलिए ये बात कही जाती है कि भारत में यूरोपीय साम्राज्य की जो नींव थी वो किसके द्वारा रखी जाती है? डुप्ले के द्वारा ही रखी जाती है। बाद में तो चलिए फ्रांस के सम्राट के द्वारा वापस बुला लिया जाता है, फिर जो फ्रांसीसी है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं यहाँ पर। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने लिख ही दिया है। 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है और इसके स्थान पर किसको गवर्नर नियुक्त किया जाता है? गोडाह्यू को। ठीक है, तो ये नाम भी आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए होता क्या है, काउंट डी लाली का आगमन होता है 1758 में। फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली का आगमन होता है 1758 में। और इसकी बात की जाए तो ये एक क्रोधी, अदूरदर्शी और कटुभाषी व्यक्ति था। ठीक, तो ये उसको भेजना काफ़ी नुकसानदेह साबित होता है फ्रांस के लिए, फ्रांसीसियों के लिए, फ्रांसीसी कंपनी की बात की जाए तो। ठीक, उसके बाद धीरे धीरे तो इनका पतन ही शुरू हो जाता है। असफलता का एक प्रमुख कारण यही है, डुप्ले को वापस बुलाना, काउंट डी लाली को भेजना। दो कारण, एक ये कारण, एक दो कारण और हैं, अभी बात कर लेते हैं। देखिए उसके बाद हाँ, वांडीवाश का जो युद्ध होता है, वांडीवाश का जो युद्ध होता है ना, जो तीसरा कर्नाटक युद्ध, थर्ड जो कर्नाटक युद्ध होता है, इसी के बीच में ये वांडीवाश का युद्ध होता है। 3 युद्ध होते हैं कर्नाटक युद्ध, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो जो भी देखिए कर्नाटक युद्ध को आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया ही है कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हो गया, या फिर आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया, मराठा युद्ध हो गया, या फिर आंग्ल सिख युद्ध हो गया। इन सबको एक साथ देख लेंगे टेबल में, जिससे कि आपको समझने में भी आसानी होगी, पढ़ने में भी आसानी होगी, कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो उनको एक साथ देख लेंगे। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। तो वांडीवाश का जो युद्ध होता है इसको आप देख लीजिए। होता क्या है कि 22 जनवरी 1760 को वांडीवाश का युद्ध होता है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन करता है? जनरल आयरकुट। तो ये नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन करता है? काउंट डी लाली। और इस युद्ध में अंग्रेज जो हैं वो विजयी होते हैं। ठीक, तो ये सारी बातें हैं, इसमें फ्रांसीसी पराजित हो जाते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बता ही दी है। अब देखिए ये जो तीनों युद्ध होते हैं अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, कर्नाटक का जो युद्ध होता है 3, इसकी बात तो हम कर लेंगे। बाकी फ्रांसीसियों की असफलता के कारण की बात की जाए तो मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स बोल देता हूँ। बाकी चीज़ें आपको, ये सारी बातें आपको नोट्स में भी मिल जाएंगी और नेक्स्ट लेक्चर में भी उन सारी बातों को एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे कि सबसे पहले तो कारण आप देख लीजिए। देखिए आखिर अंग्रेज क्यों सफल हो जाते हैं, उनके साम्राज्य का विस्तार क्यों हो पाता है, फ्रांसीसी असफल क्यों हो जाते हैं? तो देखिए इसके पीछे का कारण ये है। पहले नंबर पर तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि अंग्रेजों की बात की जाए तो आर्थिक रूप से वो काफ़ी संपन्न थे। दूसरी बात की जाए कि जो उनकी कंपनी थी प्राइवेट कंपनी थी, और फ्रांसीसियों की बात की जाए तो सरकारी कंपनी थी। आपको पता है कि सरकारी कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं कितनी उनमें लगन होती है, कितनी निष्ठा होती है। सरकारी में तो निष्ठा कम होगी, लगन कम होगी। इसलिए फ्रांसीसियों की एक कमी तो ये होगी, असफलता के एक कारण ये हो गए। बाकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए, अंग्रेजों की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी थी, वो लगन से काम करते थे। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे होंगे।
उसके बाद अंग्रेजों का बंगाल पर विजय हो जाता है, ये कारण हो जाता है। डुप्ले की फ्रांस वापसी हो जाती है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। लाली की जो अदूरदर्शिता होती है ये भी मैं बता ही चुका हूँ। 3 बातें 4 बातें, ठीक है। उसके बाद ये सारी बातें हैं। बाकी सहयोग की भावना, अंग्रेजों की बात की जाए तो इनमें परस्पर सहयोग की भावना होती है, बट फ्रांसीसियों की बात की जाए तो ये आपस में इनमें कलह होता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये मैंने ऐसे ही बोला है। ये सारी बातें आपको पॉइंट वाइज नोट्स में मिल जाएंगी सारी बातें, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा फिर से, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।